राजवंश मेंशन क्यारा कार के बाहर देखती है जहां उसके सभी बॉडीगार्ड पर किसी दूसरे के गार्डों ने बंदूक तान रखी थी। क्यारा की आंखें एक शख्स पर जाती है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने एक आदमी मास्क पहने हुए हाथों में गन लिए क्यारा की तरफ पॉइंट करे हुए खड़ा था। क्यारा डरते हुए बाहर निकलती है। उसके पीछे सीमा भी गाड़ी से बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है जहां सभी गार्डों को उस आदमी के गार्डों ने घेर रखा था। वो आदमी क्यारा की तरफ बढ़ता है और बंदूक को उसके गालों पर फिराते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, बहुत ही खूबसूरत हो तुम, बस गलती इतनी है कि तुम अयान राजवंश की बीवी हो। पर कोई बात नहीं, अब नहीं रहोगी, क्योंकि मैं अयान को जान से मार दूंगा और वह तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्यारा गुस्से से उस आदमी को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, अपनी जुबान को लगाम दो। ये जो बकवास कर रहे हो ना, इसे अपने पास ही रखो, समझ आया? और हाँ, मैं अयान की बीवी हूँ, अयान राजवंश की, और उन्हीं की रहूंगी। कौन हो तुम जो इस तरह से मेरे ही घर में आकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? मैं वो हूँ जिसे अयान की मौत चाहिए और उसकी बीवी यानी कि तुम चाहिए। अब तुम मुझे कुछ भी समझ सकती हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं अयान का दुश्मन और तुम्हारा आशिक हूँ। क्यारा उस आदमी को घूरते हुए उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारती है जिससे उस आदमी का मांस हल्का सा खिसक जाता है और वो अपनी जल्दी लाल आंखों से क्यारा को देखता है। वो गुस्से से क्यारा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे क्यारा गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके पेट में बहुत ही जोर से दर्द उठता है और वो चिल्लाने लगती है। वही वो आदमी भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर खुद को कहता है, कंट्रोल कर रिवान, कंट्रोल कर। क्यारा तुझे चाहिए, मैं किसी भी हालत में क्यारा को पाना चाहता हूँ। अगर अगर मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव किया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। नहीं नहीं, मुझे इस तरह से क्यारा के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। वो नीचे झुकता है कि तभी अयान के कुछ बॉडीगार्ड क्यारा की तरफ भागने लगते हैं जिससे रिवान के गार्ड्स उनके 2-3 बॉडीगार्ड को गन से शूट कर देते हैं और वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। सीमा क्यारा को दर्द से देखकर वहां घबरा जाती है। उसके पेट में अब बहुत ही दर्द हो रहा था। वे अपने बच्चों को सेव करने के लिए रिवान से कहती है, प्लीज़ प्लीज़, तुम जो भी हो मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मेरा बच्चा। क्यारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही वे आदमी हंसते हुए कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा मर जाए, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं बल्कि अयान राजवंश का भी है। और मैं नहीं चाहता कि अयान और तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसी कड़ी हो जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। क्यारा उस आदमी के कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ। रिवान क्यारा के चेहरे को अपने करीब करके कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और ये बोल वो क्यारा के चेहरे को देखने लगता है। सीमा क्यारा को संभालते हुए उस आदमी से के हाथ से छोड़ जोड़कर कहती है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, इसका खून बह रहा है, आगे हॉस्पिटल नहीं गए तो ये मर जाएगी, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तभी रिवान क्यारा को देखता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन रिसीव करने कर सामने वाले से बात सुन गुस्से से कहता है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, अगली बार मैं क्यारा को साथ लेकर जाऊँगा। ये बोल के फ़ोन काट कर वहाँ से अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। अयान के गार्ड भी उन लोगों की गाड़ी का पीछा करते हैं और गार्ड क्यारा के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। सीमा क्यारा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और उसे जल्दी से आईसीयू रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ मेहता हवेली, जयपुर, राजस्थान। अयान आगे बढ़ता है और प्रियांश को जाकर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। अयान की ताकत आगे प्रियांश कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इस बात से बिल्कुल हैरान था कि जिसके सामने 4-4 मस्कुलर बॉडी वाले आदमी नहीं टिक सकते थे, आज सिर्फ एक अकेले आदमी उसे इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। प्रियांश पलट कर वार कर रहा था, लेकिन अयान काफ़ी फुर्ती से उसके पलटवार को कर दूसरी बेरहमी से मार रहा था। वहीं रोहित अयान को देखकर एक सुकून भरी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए आरवी के पास जाता है। आरवी का हाथ प्रियांश की मां ने पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही वे प्रियांश के बुरी तरह से पीटते हुए देखती है तो आदमी को चीख चीख कर बुलाने लगती है। संदीप मेहरा भी अपने सभी आदमियों को चिल्लाकर बुलाने लगा कि तभी वे देखता है बाहर के कबीर अपने हाथ में गन लिए हुए अंदर की तरफ आ रहा था और काफ़ी सारे गार्ड्स उसके पीछे थे। सभी गार्ड्स ने संदीप और प्रियांश के आदमियों को मार दिया था। हवेली के बाहर सारे आदमियों की लाश जमीनों पर बिछी पड़ी थी। संदीप ये देखकर एकदम से पीछे हो जाता है और लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगता है कि उसे गायत्री आके संभालती है और रोते हुए कहती है, ओ मेरे बच्चे को मार देगा, उसे कहिए मेरे बच्चे को कुछ छोड़ दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस लड़की को भी जाने देंगे, उससे कहिए मेरे बच्चे को छोड़ दे, प्रियांश मर जाएगा। संदीप भागकर अयान के पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। प्रियांश गुस्से भरी आंखों से अयान को देख कर कहता है, नहीं छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, अगर तूने छोड़ा तो वादा करता हूँ तुझे जिंदगी ऐसी छोड़ दूंगा कि
तो ज़िंदगी भर याद रखेगा, कभी नहीं भूल पाएगा, तेरी सबसे कीमती चीज़ को तुझसे छीन लूँगा। ये सुनकर अयान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पीछे से एक चाकू निकाल कर प्रियांश के पेट पर 4 से 5 बार वार करता है। प्रियांश के मुँह से खून निकल रहा था और संदीप ये देखकर वहीं पर गिर जाता है। अयान नीचे एक बड़े प्रियांश को देखता है जो अब मर चुका था। उसके पिता और माँ बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। अयान अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, गलती आप लोगों की है, अपनी औलाद को लिमिट में रहना सीखना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई इंसान औकात से बाहर काम करता है तो उसका अंजाम मौत होता है। अब रोइए बैठकर ज़िंदगी भर। ये कहकर अयान कबीर और रोहित को इशारा करता है और रोहित और कबीर बीआरवी को लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अयान लगातार कियारा को कॉल कर रहा था लेकिन ना ही घर का फ़ोन लग रहा था और ना ही कियारा का। अयान अपने सर पर हाथ फेरते हुए गुस्से से कहता है, ये सब लोग कहाँ चले गए और ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अयान फिर सीमा को कॉल करता है। सीमा झट से फ़ोन उठा लेती है और घबराते हुए कहती है, सर जल्दी आ जाइए, कियारा हॉस्पिटल में है, सर उनकी हालत ठीक नहीं है। अयान तो ये सुनकर ही एक जगह खड़ा हो गया था। वो सीमा की फ़ोन पर लगातार आ रही आवाज़ से होश में आता है और उसे कियारा के पास ही रहने को बोल भोपाल के लिए निकल जाता है। अयान भोपाल पहुंचकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और जल्दी से आईसीयू रूम की तरफ भागता है। अयान के साथ साथ कबीर, रोहित उसके पीछे पीछे आए थे और आरवी भी। अयान आईसीयू रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है और उसे कियारा बेड पर लेटे हुए दिखाई देती है जिसके आसपास डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अयान अपने माथे पर रगड़ते हुए सीमा से कहता है, ये सब कैसा हुआ है? बेबी हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? मैंने तो उसे घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था। ये सब कैसे हुआ सीमा? सीमा डर से कांपते हुए उसे सारी बात बताती है। अयान जैसे ही ये सब बातें सुन रहा था उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया था और उस एक मुक्का दीवार पर मारकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने अयान राजवंश के बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है, वो भी उसी के घर में। ये बोलकर वे अपने असिस्टेंट कुणाल को फ़ोन करता है और उसे अपने आदमियों की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। कुणाल भी जानता था ये काम उसे ही करना है, इसलिए वो अयान के बोलने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गया था। रोहित आरवी को देखता है जो अभी भी लहंगे में उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर के चक्कर लगा रही थी। उसे भी कियारा की बहुत चिंता थी। कियारा और आरवी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आरवी रोहित को देखकर कहती है, कियारा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? रोहित आरवी के गालों पर अपने हाथ रखकर कहता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें ड्राइवर के हाथ घर भिजवा देता हूँ, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। आरवी रोहित का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, जब तक कियारा ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वो इधर उधर ही बेंच पर बैठ जाती है। रोहित जानता था वे आरवी जिद्दी है, इसलिए उसने आरवी को कुछ नहीं कहा। करीबन 1 घंटे बाद आईसीयू रूम का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। अयान जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? वे ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा, वे दोनों ठीक है ना? डॉक्टर अपना मास्क निकाल कर कहता है, मिस्टर अयान राजवंश, हमने आपकी वाइफ की ब्लीडिंग तो रोक दी है और उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। आज आज जो उनके साथ हादसा हुआ है उससे उनकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, पर लकीली हमने उनकी ब्लीडिंग रोक दी है और उनके बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। अयान ये सुन थोड़ा हैरान होता है और हैरानी से कहता है, आपने कहा बच्चे? तभी डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता है, जी हाँ, आप ट्विंस बच्चों के पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर अयान खुशी से पागल हो जाता है और डॉक्टर को गले लगाते हुए कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं मेरे बच्चे जुड़वा है? तभी डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हैं और अयान रूम की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी डॉक्टर उसको रोकते हुए कहते हैं, अभी उनको रेस्ट करने दीजिए, वो बेहोश है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, तो आप जाकर मिल सकते हैं। अयान ये सुनकर रुक जाता है और कियारा को दूसरे वीआईपी बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कबीर, रोहित और आरवी अयान को बधाई देते हैं। आरवी अयान को देखकर कहती है, मुबारक हो भैया, आपको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अयान आरवी के सर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मेरी बहन, तू बुआ बनने वाली है। आरवी अयान के मुंह से अपने लिए बहन सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, आपने मुझे बहन कहा? अयान उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ तू मेरी बहन है और आज से तेरा ये भैया हमेशा तेरे लिए खड़ा खड़ा है। और अगर तुझे कोई भी परेशानी हो या कोई भी तकलीफ देता है तुझे अपने भाई के पास आना है, समझी? और कोई का मतलब कोई भी हो। ये बोलते हुए उसने रोहित की तरफ देख रहा था। रोहित उसे छोटी आंखों करके देख कर कहता है, ओ ये मेरी तरफ क्या देख रहा है? ये मेरी बीवी है और मैं क्यों कोई तकलीफ दूंगा? ये सब बोल वे तीनों हंसने लगते हैं कि तभी आरवी को चक्कर आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बजाज मेंशन, सोमनाथ बजाज टेंशन
से हॉल में चक्कर काट रहे थे कि तभी उन्हें रोजगार से जोर जोर से आवाज आने लगती है। भागकर ऊपर जाता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर अनाया बजाज पागलों की तरह सामान तोड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू छपे हुए थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। अनाया पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए सामान फेंक रही थी। अयान मेरा है, सिर्फ मेरा है। अयान मुझसे अलग नहीं हो सकता। वे क्यारा को अपनी जान से मार दूंगी। अयान सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अयान मेरे पास आएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा। ये बोलते हुए वो लगातार सामान को फेंक दिए जा रही थी और बुरी तरह चिल्ला रही थी। तभी एक नौकर अपने हाथों में अनाया की दवाइयाँ लेकर आता है। सोमनाथ उस ट्रे में से एक इंजेक्शन लेते हुए अनाया की तरफ बढ़कर उसके गले पर उस इंजेक्शन को लगा देते हैं जिससे अनाया वहीं पर बेहोश हो जाती है। सोमनाथ अपनी बेटी के गालों पर हाथ रखकर नफरत और गुस्से से कहते हैं, अयान राजवंश, तेरी वजह से मेरी बच्ची पागल हो गई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे तूने मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया है, इसी तरह मैं भी तुझसे तेरी सारी खुशियां छीन लूंगा। ये बोलते हुए सोमनाथ की आंखों में अयान के लिए बेहद नफरत थी, जो आगे चलकर अयान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। राजवंश मेंशन क्यारा को हॉस्पिटल से आए 1 महीना हो चुका था। अयान ने एक भी अयान ने भी क्यारा को इन दिनों में बहुत ख्याल रखा था, उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था। क्यारा की प्रेगनेंसी को अब 8 महीने पूरे हो चुके थे और अब 9 महीने लगने वाला था। वो अब काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो चुकी थी। उसके मूड स्विंग से अयान का हाल बुरा था। वो कभी उसके लिए खाना बनाता तो कभी बाहर ले जाता, उससे पैर दबाता तो कभी उसके सारे नखरे उठाता, लेकिन वो क्यारा को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देता था। अयान और क्यारा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। क्यारा अयान को घूर कर देख रही थी। वही अयान अपना सर नीचे कर कर अपना नाश्ता कर रहा था। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी कि वे नज़र उठाकर क्यारा को देख सके। वो फिर हिम्मत कर कहता है, दीदी, मैंने कहा ना, मैं पक्का तुम्हें कल आइसक्रीम खिलाने लेकर चलूंगा। क्यारा गुस्से में चम्मच को प्लेट पर फेंकते हुए कहती है, मैंने भी कहा ने मुझे आज ही जाना है, आज जाना है, आज जाना है, समझ आया आपको? और अगर आप नहीं गए ना तो देख लेना, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अयान से अपना सर दबाते हुए कहता है, मैं ये मेरा बच्चा होने वाला है या कोई तूफान होने वाला है? अभी भी इसने मेरी इतनी वोट लगा रखी है, जब हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। और वो अपना सर दबाते हुए क्यारा को देख कर कहता है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, मेरी आज की मीटिंग मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्यारा ये सुनकर खुश हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। ये देखकर अयान हैरानी से क्यारा को देखता है, जो अब तक इतने गुस्से में एकदम काली माता बनकर उसे देख रही थी, अब वो चुलबुली बच्ची की बनकर अपना नाश्ता कर रही थी। अयान अपना सर टेबल पर रख कर कहता है, हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे, अब कैसे क्या हो जाती है पता नहीं चलता। अयान ये बोलकर अपना सर हिलाकर नाश्ता करने लगता है कि तभी उसे बाहर से कबीर और रोहित आरवी आते दिखाई देते हैं। रोहित और कबीर अयान को देखकर कहते हैं, ओ भाई, कैसी चल रही है भाभी की सेवा? अयान अपने दांत पीसकर उन दोनों को देखकर कहता है, ज़्यादा ना इतराने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? रोहित अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तेरी बहन और मैं शादी कर रहे हैं, उसके इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। कल से हमारे फंक्शन चालू हो रहे हैं, तो अब भाभी को लेकर घर आ जाइए और वहीं पर रहिए, समझ आया? आयान रोहित को देख कर कहता है, मैं वहाँ क्यों रहूँगा साले? तभी क्यारा कहता है, अरे वहीं पर तो रहना पड़ेगा ना, अब मैं यहाँ पर रोज रोज ऐसे थोड़े ही ना इतना ट्रैवल कर सकती हूँ, इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती मैं रोहित भैया के घर पर ही रहूंगी। तभी आरवी भी कहती है, हाँ अयान भैया, हमारी शादी है, आपको हमारे साथ ही रहना होगा, आपकी बहन कह रही है, अब आप ना ना नहीं कह सकते। अयान आरवी को देखता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम सबकी बात, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे रोहित जी आपके घर पर। अब ठीक है। अयान की इस बात को सुनकर अब खुश हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तभी कबीर खबेरदार होकर कहता है, मुझे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। ये कहकर वे वहाँ से निकल जाता है। क्यारा अयान को देख कर कहती है, अयान चलिए ना, हम शॉपिंग पर चलते हैं। अयान क्यारा को देखकर सख्त एक्सप्रेशन से कहता है, बीवी शॉपिंग करनी है तो मैं सारे मॉल को रोहित के घर पर भिजवा दूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे इस हालत में? समझी? क्यारा एक भी अयान की फिक्र को समझती है और वो मुंह बनाकर हाँ कर देती है। आरवी और क्यारा फिर क्यारा का सामान पैक करने में लग जाती है और दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में सिया अपने हाथों में एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट को पकड़े बेसुध हालत में हॉस्पिटल के बाहर आती है और गाड़ियों से भरे रास्ते पर चलने लगती है। वो खुद से ही हुई बोलती है, आखिर आप मेरे सही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, बचपन में माँ बाप को छीन लिया, अब अनाथ भी बनकर पूरी जिंदगी एक अनाथालय में बिताई। जब सोचा खुद के लिए कुछ करूंगी, आगे बढ़ूंगी, तो मेरे साथ वे सब हो गया। अब वे बच्चा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्शन करा पाऊँ। अब बस एक भी रास्ता है मेरे पास। ये सोच वो एक पुल पर आ जाती है जिसके नीचे गहरी नदी बह रही थी। सिया जैसे ही पुल से नीचे कूदने वाली होती है और अधेड़ उम्र की औरत उसे पकड़ लेती है। सिया अपने मासूम चेहरा पीछे घुमा कर देखती है और औरत उसका हाथ पकड़े हुए उसे बड़ी ही हैरानी भरी आंखों से देख रही होती है।
सिया और उस का हाथ हटाते हुए कहती है, आप कौन है? छोड़िए मुझे। तो वो है औरत सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाकर कहती है, तुम ये क्या कर रही हो बेटी? अगर यहाँ से गिर जाती तो मर जाती। सिया अब अपने आंसू को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है, हाँ मैं मर जाना चाहती हूँ, मरना चाहती थी। आंटी मुझे मरने दीजिए, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा जिससे मैं अपना दर्द कह सकूँ, कोई नहीं है ये कह मैं वापस पुल की तरफ भागने लगती है कि तभी उस औरत के साथ आया आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटी, जो तुम अपनी जान देने पर उतारो हो जाओ। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहते हुए ना वे दोनों औरत और आदमी सिया को देखने लगते हैं और सिया उन दोनों को देखते हुए रोने लगती है। उसके रोने के साथ ही उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वे औरत और आदमी सिया को बेहोश होते ही उसे अपनी कार में बिठाते हैं और अपने घर पर ले जाते हैं। वो उसको अपने एक रूम में ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को सिया के इलाज करने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर सिया का इलाज करने के लिए उन दोनों को बाहर भेज देता है। वो दोनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं और डॉक्टर सिया को चेक करने लगता है कि तभी हॉल में कबीर अपने हाथों में गुलाब के बुके लिए आता है और खुश होते हुए कहता है, माँ पापा आप दोनों ने इतना लेट क्यों बताया आने का? आप मुझे पहले बताते तो मैं और ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखता आपके वेलकम की। कबीर आपके अपने आके अपने मम्मा पापा के गले लग जाता है। उसकी माँ नीलम भी कहती है, अगर हम पहले बता देते तो तेरे चेहरे की ये प्यारी सी मुस्कान कैसे देखते? तभी कबीर के पिता निखिल राठी कहते हैं, अच्छा अब बातें छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कबीर कहता है, हाँ बिल्कुल, आप लोग डाइनिंग टेबल पर चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सभी आकर डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी नीलम भी निखिल जी को कहती है, सुनिए जी, हमने उस लड़की को खाना पूछा ही नहीं अब तक, तो वो शायद होश में आ गई होगी। निखिल जी कहते हैं, नहीं नीलम जी, डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया है, उसे वे काफ़ी देर से सोती रहेगी ताकि उसकी बॉडी को थोड़ा आराम मिले। इतनी कम उम्र में वे अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? मैं तो इस बात से चिंता में हूँ। कबीर उन दोनों को देखकर कंफ्यूज से कहता है, आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं? तभी नीलम भी कबीर को देखकर कहती है, अरे बेटा, जब हम आ रहे थे तो हम एक लड़की से मिले जो पुल से नीचे सुसाइड करने वाली थी। हम दोनों ने उसे बचाया और वो बेहोश हो गई, तो हम उसे घर ले आए। हमने उसका इलाज डॉक्टर से जब करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, उसने शायद कुछ टाइम से कुछ खाया भी नहीं था और ज़्यादा स्ट्रेस करने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पता नहीं कैसा इंसान होगा वो जिसने इस मासूम बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब सुनकर एक पल के लिए कबीर उस रात वाली लड़की के ख़्यालों में खो जाता है। निखिल जी कबीर को आवाज़ देते हैं और कहते हैं, कबीर मैंने इंग्लैंड का प्रोजेक्ट साइन किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं अब बिजनेस सेटायर होना चाहता हूँ। अब सब तुम्हें संभालना होगा जिससे हम अब तुम्हारी शादी के बारे में भी सोच सके। कबीर निखिल की बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। सभी लोग डिनर कर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। कबीर भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी वह अपने घर में काम कर रही उमा आंटी दिखाई देती है जो काफ़ी सालों से उस घर में काम कर रही थी। वो हाथों में एक ट्रे में पानी और कुछ दवाइयों के साथ खाने के लिए कुछ ले जा रही थी। कबीर आगे बढ़ता है और उमा आंटी से कहता है, आंटी आप ये सब किसके लिए लेकर जा रही हैं? तो आंटी कहती है, अरे बाबा साहब और मैम साहब, जिस लड़की को लेकर आए हैं उसको दवाइयाँ और कुछ खाना खिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। देखती हूँ वे उठी है कि नहीं। अभी तक तो कबीर कहता है, आप मुझे दीजिए, मैं उसे खिला दूंगा, आप जाइए दूसरा काम कर लीजिए। वो तो उमा आंटी कहती है, आप पक्का खिला देंगे ना बाबा? तो कबीर कहता है, हाँ 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 आंटी, मैं खिला दूंगा, आप जाइए। ये बोलकर वो ट्रे लेकर उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सिंगल बेला अयान कियारा को संभाल कर विला के अंदर लेके जाता है और उसे सोफे पर बिठा कर कहता है, अब तुम यहाँ पर बैठो, मैं रोहित से कुछ बात करके आता हूँ। आरवी कियारा के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। वही रोहित और अयान विला के बाहर गार्डन में आ जाते हैं और वहीं वहाँ लगी कुर्सी पर बैठते हुए आसमान को देखते हैं। रोहित अयान को देखकर कहता है, क्या तूने पता किया कि किसने भाभी पर अटैक किया था? अयान अपनी आंखों को सख्त करते हुए कहता है, पता तो चल गया है, बस उसे सामने लाना बाकी है। रोहित अयान को देखकर थोड़े डेस्परेटली पूछता है, कौन है वो? तो अयान रोहित को देखता है और फिर सामने से देखते हुए कहता है, कुछ आस्तीन के सांप जिनका सर को कुचलना बहुत ही जरूरी है। फिर वो रोहित को देखकर कहता है, मैंने तुमसे बजाज कंपनी को दिवालिया करने के लिए कहा था, क्या वो काम हुआ? रोहित हंसते हुए कहता है, लगभग हो ही गया। मिस्टर बजाज अब रोड पर आने वाले हैं। अयान ये सुनकर एक तिरछे स्माइल करके वापस से शांति से बैठ जाता है। बजाज विला
सोमनाथ बजाज गुस्से से हॉल में चक्कर लगा रहा था। वहीं खड़ा ईवान भी उसे देखकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए बजाज साहब, हम आपकी कंपनी को बचा नहीं सकते, लेकिन आपको दिवालिया नहीं होने देंगे। आपके कई गैरकानूनी कंसाइनमेंट हमारे पास रखे हैं, उनकी अच्छी खासी रकम मिलेगी आपको। बजाज गुस्से से कहता है, पैसों की चिंता नहीं की बजाज ने, लेकिन मुझे उस अयान को बर्बाद करना है जिसने मेरी बेटी को पागल कर दिया, और उसको मैं जिंदगी में खुश रहने नहीं दूंगा। मैं उसको उसका सब कुछ छीन लूंगा, सब छीन लूंगा। ये बोलते हुए किसी को कॉल करता है और कुछ बोलकर अपना फोन वापस से पॉकेट में रखता है। दीवान सोमनाथ को देखकर गुस्से से कहता है, आपको अयान के साथ जो करना है वो करिए, लेकिन एक रोज भी क्यारा को नहीं आनी चाहिए। बजाज दीवान को गुस्से से देखकर कहता है, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में? उस लड़की की औकात मेरी बच्ची के सामने तो कौड़ी की भी नहीं है, और तुम दोनों ही उसको लेकर इतने पागल हो। अब तो वो अयान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, फिर भी तुम्हें उसके लिए इतनी चिंता हो रही है। दीवान अपने दिल पर हाथ रख जुनूनियत से कहता है, चाहे कुछ भी हो, पर मैं कियारा को अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा था। सिंघल विला, सुबह का वक्त। रोहित के विला में आज पूरी तरह से सजावट का माहौल बना हुआ था। पूरे विला को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आरवी और कियारा सोफे पर बैठी सबको देख रही थी। वहीं अयान अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था कि वही रोहित सभी लोगों को ठीक से डेकोरेट करने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि तभी उसके गेट पर किसी की औरत की आवाज़ आती है, अकेले अकेले शादी कर ली, माँ बाप को तो बुलाइए भी मत। रोहित जैसे ही गेट की तरफ देखता है जहाँ पर 50 साल की और 55 साल का वो आदमी अपने हाथ बांधे उसे गुस्से से घूर रहे थे। रोहित अपना थूक निकल कर उसकी तरफ जाता है और उनके पैर छूते हुए कहता है, बड़ी माँ, बड़े पापा, आप दोनों आ गए। मैं आप दोनों को लेने ही आने वाला था। वे दोनों उसको घूरते हुए अपने एक हाथ से उसके एक कान को पकड़कर कहते हैं, आने वाला था या नहीं आने वाला था, तूने तो हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो भला है जो इस अयान का, जिसने हमको भी और यहाँ तक लेकर आया भी। रोहित पीछे मुड़ता है और घूर कर देखता है। अयान अपने कंधे हिला देता है। रोहित उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं अयान के बच्चे। वहीं अयान भी उसके आंखें के वह इशारे इशारे से कहता है, पहले यहाँ से तो छुट के दिखा। रोहित की बड़ी माँ जिनका नाम राशि सिंघल था और बड़े पापा जिनका नाम अमर सिंघल था, रोहित के माँ पापा के बचपन में ही कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। उसके बाद रोहित को उसकी बड़ी माँ और बड़े पापा ने पाला था। राशि जी के दो बच्चे थे, एक का नाम था रुद्र और दूसरे का नाम था प्रिया। रोहित बचपन से ही बहुत समझदार था। वह जानता था कि उसके बड़े पापा और बड़ी माँ उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे हमेशा आप दोनों भाइयों और बहन से थोड़ा सा इनसिक्योर इनसिक्योर रहता है कि यही उसकी वजह से उन दोनों माँ बाप का प्यार कम ना लगने लगे। इसलिए वो 18 साल की एज में ही अपने घर से अलग हो गया था और अपना खुद का काम शुरू किया था, और वे उसी में मसरूफ रहता था, जिससे वह अपने घर भी नहीं जाता था। काफ़ी समय से वह अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कभी गया नहीं। इस बार उसने सोचा था कि शादी करके अपने घर जाएगा, लेकिन अयान ने तो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था और उसकी वोट लगाने के लिए उसके बड़े पापा को घर तक लेकर आ गया था। आरवी जैसे ही रोहित से मुंह से बड़ी माँ और बड़े पापा सुनती है, वे जल्दी से खड़ी होती है और अपने दुपट्टे से अपने सर को दुपट्टा रखकर उनके पैर छूती है। राशि जी भी आरवी के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है। फिर वो रोहित की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, कान खोल कर सुन ले रोहित, अब तू शादी कर लेगा, उसके बाद अपनी बहू को लेकर अपने घर आ जाऊंगी, और अगर इस बार तूने कोई भी ड्रामा करने की कोशिश की तो सच कहती हूँ यही तुझे चप्पल से मार मार कर लेकर जाऊंगी। रोहित अपने गले को साफ करते हुए कहता है, हाँ बड़ी माँ, ठीक है, डरा क्यों रही हो, मैं चलूंगा आपके साथ। अभी रोहित की हालत को देखकर मन ही मन में हंस रही थी। वही कियारा अब भी उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी राशि जी की नज़र कियारा पर पड़ती है और वो कियारा के पास जाकर कहती है, ये बच्ची कौन है, और लगता है पूरे महीने होने लगे हैं। अयान आगे आता है और राशि जी के पैर छूकर कहता है, ये मेरी बीवी है आंटी, कियारा अयान राजवंश। कियारा भी राशि जी के पैर छूने के लिए झुकती है और राशि जी उसे टोक देती है, कहती है, नहीं बेटा, इस हालत में झुकना ठीक नहीं है, तुम आराम करो, सोफे पर बैठो, और इस घर में सभी काम मेरे मुताबिक होंगे। ये देखकर रोहित अपने सर पर हाथ मार लेता है। तभी अमर जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे, अब तुझे शादी अपनी बड़ी माँ के रस्मों के मुताबिक ही करनी होगी। रोहित भी ये सोचकर अपना सर हिलाने लगता है और चाहता है
कि शादी सिंपल हो, लेकिन अब उसकी बड़ी माँ उसकी शादी में रस्मों का तूफान लाने के लिए आ गई थी, जिसे देख रोहित मन ही मन कहता है, अब तो मैं आरवी को देखने के लिए भी तरस जाऊंगा। ये कहते हुए वे सर नीचे कर लेता है। तभी उसके दोनों कंधों पर एक एक हाथ रख देता है और उसके बगल से आवाज़ आती है, अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, हम हैं आपके छोटे भाई बहन, आपका भाभी के दर्शन जरूर करवाते रहेंगे। ये देखकर रोहित सर ऊपर करता है और दोनों तरफ देखता है, जहाँ पर उसके दो 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 छोटे भाई बहन रुद्र और प्रिया थे। रोहित खुश होते हुए उन दोनों को अपने गले लगाते हुए कहता है, अच्छा हो गया तुम दोनों का आ गए यार, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में तिनके का सारा मिल गया हो। प्रिया कहती है, भाई इतनी भी बुरी नहीं हो, माँ की रस्म वह तो अच्छी होती है, आप क्यों डरते हो इतने रस्मों से। तभी रुद्र कहता है, अरे भाई पर जो गुजर रही है वो भी मैं समझ सकता हूँ, आप टेंशन मत लो भाई, आपका रुद्र हमेशा आपके साथ है, किसी भी हाल में किसी भी पल परेशानी में रुद्र हमेशा आपके साथ काम आएगा। रुद्र की बात सुन रोहित उसे जोर से गले लगाता है और उसे के गालों को चूम कर कहता है, एक तू ही तो है मेरा लाडला भाई, तेरा बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रुद्र अपने गालों को साफ करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है भाई अब चलो, नहीं तो माँ यहीं से रस्म स्टार्ट कर देगी। ये सुनकर रोहित भी अंदर चल देता है। राशि जो फिर रोहित को देख कर कहती है, अब से तू आरवी से नहीं मिलेगा जब तक शादी नहीं हो जाता। अब शगुन होता है पहले दुल्हन से मिलना, अब से आरवी अलग कमरे में रहेगी और तू अलग कमरे में। तभी क्यारा कहती है, क्या मुझे भी अलग कमरे में रहना होगा। तभी अयान उसकी कमर पर चुटकी काट लेता है और क्यारा उसे घूर कर देख कर कहती है, छिछोरेपन की भी हद होती है मिस्टर राजवंश। अपने लिए छिछोरा सुनकर अयान क्यारा को हैरानी से देखने लगता है। दूसरी तरफ राठी मेंशन कबीर सिया के रूम में जाता है और दरवाजे को बंद करके सिया के पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। वहीं सिया बेड पर लेटी लेटी घबरा रही थी, शायद वे कोई बुरा सपना देख रही थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसके चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी। वे बड़बड़ा रही थी और खुद को छुड़ाने के लिए कह रही थी। रोहित जैसे ही सिया को देखता है वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। जैसे ही उसको सिया की कुछ आवाज़ आती है जो नींद में अपने आप को छुड़ाने के लिए कह रही थी, वे थोड़ा होश में आता है और दवाइयों के ट्रे टेबल पर रखकर सिया को गले से लगा लेता है और सिया की कमर को सहलाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, शांत हो जाओ। सिया भी किसी का साथ पाकर नींद में शांत होने लगी थी और फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है। जैसे ही सिया अपने सामने कबीर का चेहरा देखती है तो दो पल के लिए घबरा कर पीछे हो जाती है और हकलाते हुए कहती, आप यहाँ, मैं यहाँ आपके पास कैसे क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी आपने, अब और क्या चाहते हैं, अब क्या चाहिए आपको मुझसे। आपने मुझसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। कबीर सिया के चेहरे को पकड़कर नरमी से और पछतावे के साथ कहता है, देखो मैंने जो किया मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। जानता हूँ मेरी गलती है, मेरी उस गलती से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें और तुम हमारे बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। सिया उसको धक्का देकर कहती है, नहीं चाहिए मुझे आपका नाम, क्या एहसान दिखाना चाहते हैं आप अपना नाम देकर। मैं आपको कभी अपना नहीं सकती, आप मेरे गुनाहगार हैं और कोई अपने गुनाहगार को अपना सब कुछ नहीं बना सकता। और ये बच्चा भले ही आपका है लेकिन इस पर मेरा हक है और मैं अपना बच्चा आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। तभी कबीर भी गुस्से में ऐसे सिया के कंधों को पकड़कर कहता है, अगर इस बच्चे पर मेरा हक नहीं तुम्हारा हक है तो क्यों मारना चाहती थी, इसे क्यों सुसाइड करने गई थी। ये सुनकर सिया चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। तभी कोई कबीर की बाजू को पकड़ता है और उसे उठाकर उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारता है। कबीर चांटा खाकर एक तरफ झुक जाता है। कबीर अपने गाल पर हाथ रखकर सामने की तरफ हैरानी से देखता है जहाँ नीलम जी उसे गुस्से से घूर रही थी। कबीर लड़खड़ाती जुबान से कहता है, माँ आप यहाँ हैं। और वो नीलम जो कबीर के गाल पर दूसरा चांटा मारकर गुस्से से कहती है, मुझे माँ कहने का हक तो खो चुका है कबीर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी कोख से जना मेरा बच्चा इतनी गंदी हरकत करेगा किसी लड़की के साथ। सब सुन लिया है मैंने, क्या किया है तूने इस लड़की के साथ, इसका फ़ायदा उठाकर बीच रोड पर फेंक दिया अकेली ज़िंदगी का सामना करने के लिए, और तेरा अंश इसके पेट में रह गया है और तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कबीर अपनी माँ को समझाने के लिए कहता है, मेरा माँ यकीन कीजिए मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उस दिन जो भी हुआ था वो बस मेरे नशे में हो गया था। मैंने कभी उस किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की और मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जितना हो सकता है उतना करने के लिए तैयार हूँ, सिया के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। नीलम जी कबीर को हाथ दिखाकर बोलती है, बस कबीर अब जाओ,
यहाँ से मुझे सिया से अकेले में बात करनी है। सिया तो बस रोए जा रही थी। उसे तो नीलम या कबीर की बातें सुना ही नहीं दे रही थी। उसके दिल में जो दुख था वो आंसुओं के ज़रिए बह जा रहा था। कबीर अपना चेहरा नीचे लटकाकर कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे के बाहर जाकर एक मुक्का दीवार पर मारकर गुस्से से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अनजाने में एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं इस लड़की को ये सब झेलने नहीं दूँगा। मैं सिया और अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में लाकर रहूँगा और फिर उसके लिए मुझे माँ की मार क्यों ना खानी पड़े। ये कहते हुए वे वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं सिया के कमरे में नीलम सिया के पास बैठती है और उसके सर को सहलाते हुए बड़े प्यार से और ममता से कहती है, बेटा मैं अपने बेटे की उस गलती को सुधार तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती ज़रूर करती हूँ कि हमारे छोटे से घर में अपना बसेरा बना लो। हमारे परिवार को अपना लो। मेरे इस बेटे के अंश को हमें उसका नाम देने दो। सिया नज़र उठाकर सामने हाथ जोड़े बैठी नीलम जी को देखकर अपने उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर नीचे करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रही है आंटी? आप क्यों माफ़ी मांग रही है? और मैं इस बच्चे को लेकर जाना चाहती हूँ। मैं अकेले पालूंगी। मुझे ये उस इंसान का नाम नहीं चाहिए जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नीलम जी सिया के गालों पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं तुम्हारे फैसले की कद्र करती हूँ सिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आगे चलकर दुनिया इस बच्चे के बाप के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगी दुनिया को? सिया ये सुनकर एक पल के लिए वहीं पर जम जाती है। वे अपनी बचपन की यादों में चली जाती है, जहाँ उसे बिना माँ बाप के पालना पड़ा था। दूसरे कई बच्चे उसे अनाथ-अनाथ कहकर चिढ़ाते थे और माँ-बाप बिना ज़िंदगी कैसी होती है। ये तो सिया ने पूरी ज़िंदगी देखा था। सिया अपने आँसुओं को पोंछते हुए एक नज़र नीलम जी को देखकर कहती है, आंटी क्या आपको सोच कर बता सकती हूँ? नीलम जी मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, तुम जितना समय लेना चाहती हो तुम उतना समय ले सकती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बातों को सोचना और फिर फैसला कर लेना, और तुम्हारे परिवार में अगर कोई है तो मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूँगी। अपने परिवार का ज़िक्र सुनकर सिया की आँखों में आँसू आ जाते हैं। परिवार क्या होता है इसे तो आज तक पता भी नहीं था। वे रोते हुए नीलम जी के देखकर लड़खड़ाती है जुबान में कहती है, आंटी परिवार क्या होता है ये तो मुझे को नहीं पता। बचपन में ही माँ बाप छोड़कर चले गए थे। कोई भी रिलेटिव ना होने की वजह से मैं एक अनाथालय में बड़ी हुई हूँ। अनाथालय में रहने की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं कर सकी, इसलिए कहीं पर अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। एक होटल की नौकरी से ही गुजारा चल रहा था। सोचा नौकरी करके अपना घर चलाऊंगी, और फिर ये सब हो गया। और अचानक से दुनिया की ऐसी करवट ली कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। नीलम जी सिया के दर्द को महसूस कर पा रही थी और सिया को अपने सीने से लगाकर उसके सर पर सहलाकर कहती है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुझे मुझे तुम अपनी माँ समझो और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूँगी। तुमने जो भी ज़िंदगी में सहा है, मैं उन सब चीज़ों को सही करूँगी। अगर तुम मैं हमें एक मौका दोगी, हम अपने बेटे की उस गलती से माफ़ी माँगना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम हमें एक मौका दो, हमारे परिवार में आकर इस बच्चे को हमारे परिवार का नाम दो। मैं तुम्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगी। तुम सोच कर बताओ, और जो तुम्हारा फ़ैसला होगा, मैं उस फ़ैसले में तुम्हारे साथ रहूँगी। ये बोलकर वो सिया के माथे को चूमकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।